थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जाते हैं, कई बार समस्या हो जाती है, मतलब समथिंग विच इज नॉट इन माई हैंड। अभी क्लियर है मेरी वॉइस? नाउ माई वॉइस इज क्लियर? अभी बता दो, अभी क्लियर है मेरी वॉइस? हाँ जी। क्लास कैंसिल नहीं यार, क्लास कैंसिल नहीं करेंगे, आज तो अपनी दूसरी क्लास ही है, तो हाउ कैन आई कैंसिल द क्लास? नेटवर्क का इशू आ रहा है, शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, मेरी तरफ से नहीं यार। देखो, इट्स नॉट इन माय हैंड, टेक्निकल इश्यूज अपने हाथ में नहीं होते। मेरी वॉइस अभी क्लियर होगी बच्चा, है ना? अपन ट्राई करते, देखो आप कैंसिल करना इट्स नॉट अ सोल्यूशन, और मैं नहीं चाहता कि मैं कैंसिल करूं, घर बैठूं, मेरे को मजा नहीं आता है। स्टार्ट करें सेशन के बारे में बात करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस आप सब जानते हैं अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अभी क्लियर है बच्चा? अभी क्लियर है? मेरे को बता देना एग्जैक्टली। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब आगे अपन बात करना शुरू करते हैं। हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? देखो, हम भारत के संविधान के बारे में बात कर रहे थे कि संविधान हमारा बना कैसे। दो चीजें याद रखना, संविधान बनाने की जर्नी में बहुत सारे लोगों के नाम नहीं थे, मैंने क्लियरली बोला, बट बोलना मत कि उनके बिना देश का संविधान नहीं बनता, मतलब देश आजाद ही नहीं होता उनके बिना। दूसरी बात, संविधान बनाने की जर्नी ना थोड़ी सी मुश्किल रही थी, तो उस मुश्किल जर्नी के बारे में भी हम लोगों ने कई सारी बातें करी, और आगे अपन और बात करने वाले हैं। अब एक चीज मुझे बताइएगा, देखिए हम लोग, देखो मैं इतिहास भी पढ़ाता हूं तुमको, हिस्ट्री हम पढ़ेंगे आगे, मॉडर्न हिस्ट्री भी हम पढ़ने वाले, साथ में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो एक चीज याद रखिएगा, जितने भी एस्पिरेंट्स यहां पर हैं, जितने भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, हम चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैच्योर बनना पड़ेगा, है ना? यहां पर कोई भी किसी पॉलिटिकल लीडर को लेकर लड़ेगा नहीं, वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं साहब मैं केवल इन्हीं को मानता हूं, या ये खराब थे, ये अच्छे थे। ये मत करना बच्चा, अच्छा नहीं लगता है। अपन देखो, अपन अपने लिए सभी जरूरी हैं, जैसा कि मैंने कहा कि चाहे वो सरदार भगत सिंह जी हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एवरीवन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये चीज याद रखना कि अपने को थोड़ी सी गरिमा बना के रखनी है ना। देखो, अपन लोग रिस्पॉन्सिबल नागरिक हैं, अपन लोग जिम्मेदार लोग हैं, तो अपन ये नहीं कर सकते कि नहीं हम तो केवल इन्हीं को मानते, इनको नहीं मानते। ठीक है, अगर आपको किसी की आइडियोलॉजी पसंद नहीं है, इट्स टोटली फाइन, बट उनके बारे में एटलीस्ट क्लास में थोड़ा बुरा मत बोलना। ऐसा क्यों बोल रहा हूं बेटा मैं? तुम कुछ गलत शब्द का यूज कर दोगे, फिर वो ब्लॉक कर देंगे, और मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा ब्लॉक हो, तुम्हारे स्टडी पे इंपैक्ट पड़ेगा, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो थोड़ा सा बच्चा, बस रिक्वेस्ट है मेरी कि ना, अपन किसी को बोलेंगे नहीं, तुम्हारे जो मन में वो ठीक है, तुम्हारे मन में रखो, बट उसको इस पे मत लिखना, ठीक है? वो फिर क्या, तुमने कोई शब्द लिख दिया, ब्लॉक हो गए, फिर तुमको टेंशन है। मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा फालतू चीजों के लिए ब्लॉक हो जाए। आई बात समझ में? चलो स्टार्ट करें। ओके, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पहले अपन, थोड़ा सा रिवीजन के बारे में बात करते हैं, जो चीजें अपन ने पढ़ी थी उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं पहले अपन। देखो, हम लोगों ने किसके बारे में बात करी थी? शुरुआत में हमने बात करी कि देखिए, संविधान सभा के अंदर हमने शुरुआत में बात करी कि संविधान सभा के निर्माण की बात सबसे पहली बार कौन कर रहा है? ध्यान से सुना, रिवीजन करवा रहा हूं। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? याद है? हाँ जी, भारत के संविधान के बारे में हम बात कर रहे हैं। दैट इज मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बार भारत के संविधान के बारे में बात कौन कर रहा है? नंबर 1 याद रखिएगा। 1895 में कौन आते हैं भैया? 1895 में बिल लेकर आया जाता है, जिस बिल का नाम था स्वराज बिल। नोट करना, 1895 में कौन सा बिल आ रहा है अपने पास? स्वराज बिल आ रहा है। याद आ गया? स्वराज बिल कौन लेके आता है? स्वराज बिल तिलक जी लेकर आते हैं। याद आ गया? हाँ जी, तिलक जी स्वराज बिल यहां पर लेकर आते हैं। उसके बाद हमने क्या बात करी? उसके बाद हमने देखा, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं, ठीक है? 1928 में कौन आते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी के पापा मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट लेके आते हैं। रिपोर्ट का क्या नाम था? नेहरू रिपोर्ट। क्या नाम था? नेहरू रिपोर्ट। बिल्कुल सही बात है, नेहरू रिपोर्ट्स का नाम था। याद आ गया? उसके बाद हमने देखा कि नेहरू रिपोर्ट के बाद हमारे देश के संविधान के बारे में जब हम बात करते हैं, नेहरू रिपोर्ट के बाद आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने पहली बार संविधान के बारे में बात करी। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? 1934 में एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। याद आ गया? उसका नाम ही स्वराज पार्टी था। स्वराज पार्टी ये भी बोलती कि हाँ साहब, भारत का एक संविधान होना चाहिए ना। स्वराज पार्टी ने यहां पर पहली पार्टी इज द फर्स्ट पार्टी, नोट कर लेना, लिख देता हूं मैं कि भारत के अंदर स्वराज पार्टी वॉज दी फर्स्ट पार्टी जो संविधान की डिमांड कर रही है। उसके बाद हमने देखा, नेक्स्ट हमारे यहां पर हम देखते हैं कि साहब, इसके बाद हम यहां पर आते हैं कि अब आती बात संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा के बारे में पहली बार बात करने वाले व्यक्ति कौन है? 1934 में कौन आ जाते हैं? एम.एन. रॉय साहब आ रहे हैं। एम.एन. रॉय साहब कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता, पहली बार बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? फर्स्ट टाइम बात करें। देखो ऐसे बनाते हैं नोट्स, फर्स्ट टाइम बात करें किसके बारे में? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में, संविधान सभा के बारे में बात करते हैं पहली बार। उसके बाद हमने देखा कि साहब, इसके बाद जब इन्होंने संविधान सभा के बारे में बात करी तो 1935 में किसने बात करी? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि साहब हम भी चाहते हैं कि भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया जाए। कांग्रेस यहां पर आ गई। कांग्रेस के बाद हमने देखा यहां पर कौन आते हैं? नेहरू जी आते हैं। नेहरू जी आते हैं और क्या बोलते हैं? दो डिमांड करते हैं। कब आते हैं नेहरू जी?
1938 में दो डिमांड करते पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। क्या डिमांड कर रहे हैं, याद आ गया कि भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा बनाया जाएगा, नंबर 1। दूसरा, भारत के संविधान के अंदर जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे इलेक्टेड होने चाहिए। दो डिमांड्स यहां पर की जा रही। और लास्ट हमने पढ़ा था एक ऑफर के बारे में, दैट ऑफर वाज दी अगस्त ऑफर। याद आ गया, हाँ जी, अगस्त ऑफर यहां पर था। अगस्त ऑफर आता है कब, अपना 1940 के अंदर। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर है, नो आउटसाइडर्स, बिल्कुल सही बात है। हाँ मैंने बता दिया अंकिता, बट स्टिल मुझे रिवीजन करवाना जरूरी है। आप लोगों ने जब पढ़ा है ना बच्चा, तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को याद है, बहुत सारे बच्चों को रिवीजन करना, मतलब रिवीजन नहीं करा होगा ना बच्चा, तो मैं सबके लिए देखना पड़ता है मेरे को। क्लियर है, विदाउट इंटरफेरेंस, यहां तक क्लियर कर लिया था। हाँ 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस से बेटा, बिल्कुल सही बात है। मॉडर्न कब से स्टार्ट होगा हिस्ट्री, बस बहुत जल्दी अपना हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट। पुरानी वाली शौर्य में, नई वाली में थोड़ा सा समझ में आएगा। यहां तक क्लियर हो गया, क्या रॉन्ग हो गया भाई, सब तो सही है। इसमें क्या रॉन्ग हो गया, 1895, 1920, 1934 सही तो है, क्या रॉन्ग हो गया इसके अंदर। ओके यहां तक क्लियर है, हाँ जी, यहां तक क्लियर हो गया। हाँ, अब 1940 तक हमने पढ़ लिया था, अब इसके बाद हम आगे बात करने वाले। आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें, क्रिप्स मिशन के बारे में बात करते हैं। अब अगस्त ऑफर हमको क्यों दिया गया था, रीजन क्या था अगस्त ऑफर का, मैं एक सवाल पूछता हूं, अगस्त ऑफर का रीजन यहां पर क्या था, मेरे को बताओ, अगस्त ऑफर का रीजन क्या था, अगस्त ऑफर क्यों अंग्रेजों ने हमको दिया था। 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ध्यान से बताना। पहला ऑप्शन है सर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो गया, दैट इज द रीजन, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण अगस्त ऑफर हमको दिया था। दूसरा रीजन है सर, वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गया था और हमारा सपोर्ट चाहिए, इसलिए रीजन दिया था। दूसरा है, तीसरा रीजन है गांधी जी। हाँ जी, महात्मा गांधी जी वॉज द रीजन कि साहब गांधी जी ने आंदोलन करे, ये चीजें कही थी। डी जो ऑप्शन है वो ये था कि साहब इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द रीजन। इन चीजों की वजह से हमें अगस्त ऑफर दिया गया। सवाल पूछा गया अगस्त ऑफर देने का रीजन क्या है, बिकॉज देखो अंग्रेज कोई हमको ऑफर नहीं देने वाले, दे आर नॉट गोइंग टू गिव अस ऑफर। तो अगस्त ऑफर के पीछे का रीजन यहां पर क्या है। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द अगस्त ऑफर, बिल्कुल सही बच्चा, सही बच्चा, सही बात कर रहे हो आप लोग। सिद्धि बिल्कुल, देखो सही है। देखो अंग्रेज क्या है, देखो ये अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं, मतलब इनको हमारी जरूरत है तभी हमारे सामने कुछ चीजें रखते थे, और सीधी बात है इनको चाहिए वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर हमारे सिपाही। हमारे सिपाहियों के बिना वॉर जीत नहीं सकते, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड वाज द रीजन, नोट कर लीजिएगा, वर्ल्ड वॉर सेकंड वाज द रीजन, नोट करना बेटा, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड वाज द रीजन, ये नोट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। क्लियर हो गया, याद रखिएगा। 88.18। अच्छा स्वराज पार्टी के बारे में मैंने बताया था ना बेटा, भूलो मत, आपको नहीं बताया था, स्वराज पार्टी ने 2 बार डिमांड करी है, एक 24 में भी करी और 34 के अंदर भी करी, 2 बार डिमांड करी इसने, ये चीज याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना यार, आसान चीज है। अब हम हमारी कहानी को आगे लेकर जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस पिक्चर को देखा है किसी ने, पिक्चर कहां का है, लुक एट दिस पिक्चर। सर स्वराज पार्टी 1923 में बनी, गोविंद सिंह, इतिहास पढ़ो। स्वराज पार्टी 1923 में बनी, 23 में बन गई थी स्वराज पार्टी, और 23 में बनने के बाद उसने 24 में डिमांड करी एक बार, उसके बाद उसने बहुत पुरजोर डिमांड करी 34 के अंदर भी, तो 2 बार पार्टी ने डिमांड करी एग्जैक्टली, 23 में पार्टी बन गया। अच्छा अब बाकी चीजें छोड़ो, जितना बताया उसको याद रखिएगा। पिक्चर का क्या, बंगाल का, बंगाल फैमान के बारे में जानते हो तुम, क्या हुआ, मैं तुमको क्लियरली बताता हूं एग्जैक्टली होता क्या है। बंगाल में उस टाइम पर क्या है कि बंगाल में चावल वावल ये लोग ज्यादा उगाते थे, बहुत बढ़िया चावल, और बहुत सारे खेती वेती बंगाल में बहुत बढ़िया होती थी। बंगाल में उस टाइम का अपना बिहार भी आ रहा है, याद रखिएगा, बिहार थोड़ा सा बांग्ला, थोड़ा क्या पूरा बांग्लादेश, पूरा बंगाल के अंदर आता था। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर अंग्रेजों ने क्या किया, उस टाइम पर वहां का जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम था विंस्टन चर्चिल, नहीं सुना उसका नाम तो याद रखना, उसके बारे में पढ़ना वो क्या कहता था। अब चर्चिल ने क्या करा कि बंगाल से, एक तो क्या हुआ, बंगाल में अनाज बहुत कम मिला, बहुत कम उगा, बिकॉज बंगाल में अकाल पड़ गया था, बाढ़ आ गई, बाढ़ के कारण पूरी बंगाल की हालत खराब हो गई। थोड़ा बहुत जो अनाज है ना जो बचा, वो विंस्टन चर्चिल ने हमारे देश के किसानों से लगभग मुफ्त में खरीदा, उन पर अत्याचार करके मुफ्त में खरीदा, और मुफ्त में खरीद के वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर भेज दिया। उससे पूछा कि आप देखिए, आप वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर ये अनाज भेज रहे हैं, बट ये भारत के लोग फिर क्या करेंगे, बिकॉज भारत के लोगों को भी तो अनाज की जरूरत है, हम लोग तो भूखे मर जाएंगे ना, हमारे पास अनाज का है, हमारे पास अनाज उगाने के लिए कुछ चीजें है ही नहीं, बड़ा बहुत मुश्किल से अनाज हमको मिला है, और ये भी अपने वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर भेज लिया। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, उसका रिप्लाई बड़ा अजीब था, उसने कहा कि देखो इंडियंस जो है ना, ये कीड़े मकोड़ी की तरह है,
और कीड़े मकोड़े के मरने का अफसोस नहीं किया जाता है। उसकी थिंकिंग ये है उस आदमी की, भारतीय जो है वो कीड़े मकोड़े हैं। बोले भारतीयों के जिंदा रहने से या ना रहने से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, हमको वॉर जीतना दैट्स इट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और बंगाल फेमाइन के अंदर याद रखना, उसने इस तरह की हालत कर दी है कि लोगों की आंतड़ियां दिख रही है, ये दिख रहा है, ये आंतड़ियां दिख रही, लोग भूख से मर गए। बेटा भूख से मरना समझते हो आप किसको बोलते हैं? भूख से मर गए, लोग भूख से मर रहे हैं। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, भूख से मरने वाली बात यहां पर की जा रही है। ये चीज बंगाल के अंदर हुई है। तो देखो याद रखना, जितने भी लोग ये कहते हैं ना कि अंग्रेजों ने हमारे लिए ये करा वो करा, हमारे साथ ये हरकतें अंग्रेजों ने की थी, उनको हमारे इमोशन से, उनको हमसे कोई मतलब नहीं। अब मेरे को एक ऐसी बात बताओ, क्या केवल हम अंग्रेजों से बातचीत करके उनका इस चीजों का जवाब दे सकते हैं? तुमको गुस्सा नहीं आएगा देख के? व्हाट यू विल डू अगर उस टाइम तुम होते? अपने आप को इमेजिन करो, मतलब विंस्टन चर्चिल है, अंग्रेज अपने देश के अंदर घुस गए। इमेजिन करो आंखें बंद करके सब लोग, अपन है अपने देश में, मैं बिहार में हूं, मैं राजस्थान में हूं, पंजाब में, अपन कहीं भी, अपने देश में अंग्रेज घुस गए। अंग्रेज घुसे, वो अपने पे अत्याचार करते हैं रोज, हमारे देश का माल लूट के ले जा रहे हैं। सुनना मेरी बात, उसके बाद बंगाल में तुम रह रहे हो, बंगाल के अंदर फेमाइन आ गया है। फेमाइन के बाद ये आदमी इस तरह के स्टेटमेंट दे रहा है, बंगाल के अंदर तुम जब घर से बाहर निकलते हो तो लोग तुमको, बच्चे सड़क में मरे हुए दिखते हैं, तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? क्या करेंगे? फाड़ देंगे? मैं फाड़ दूंगा, मेरे को फिर मेरी जान की फिक्र नहीं, मेरे को जान की फिक्र नहीं, फिर मैं सीधा मारूंगा। देखो सीधी सी बात है, समझ में आ रही मेरी बात? क्या चीजें वहां पर हो रही है हमारे साथ, और यही चीज हमारे क्रांतिकारियों ने करी थी। इसलिए बंगाल में आप देखना क्रांतिकारी बहुत ज्यादा है, और क्रांतिकारियों के लोगों ने बोला आतंकवादी है। तो अरे जब आप हमारे लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हो तो हमको तो हथियार उठाने पड़ेंगे ना, ये चीज है। अब मेरे को एक बात बताओ कि क्या केवल अहिंसा के दम पर हम जीत सकते थे? इज इट पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल, नहीं है पॉसिबल। चीज याद रखिएगा ना, मैं कल भी चीजें कह रहा कि सिचुएशन सिचुएशनरी होती है, आप किस चीज को अपनाएंगे वो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करती है। पर इस कंडीशन में मेरे को नहीं लगता कि तुम में से कोई भी बोलेगा कि नहीं साहब अंग्रेज से जाके बात करूंगा। जिस पे बीतती है ना, जो देखता है वास्तविकता में, उसको समझ में आता है कि क्या हालत चल रही है यहाँ पे, क्या कंडीशन यहाँ पर थी। अब ठीक है चलो ये हो गया, अब क्या होता है आगे की थोड़ी सी बात अपन और कर लेते हैं इसके बारे में, हालांकि मैंने बता दिया बट स्टिल मैं रिवाइज करवा देता हूं। अब हमने देखा साहब कि अगस्त ऑफर के बाद अंग्रेजों के ऊपर ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? उनको लगा ठीक है आप हमारी मदद नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं। पर यहां पर हम देखते हैं जापान ने इनकी हालत खराब करके रखी। जापान लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, जापान क्या बड़ी मजबूत बनता जाता है। 1942 तक आते आते ना जापान ने अमेरिका की, ब्रिटेन की हालत खस्ता करके रख दी है। ये देखो कहां तक पहुंच गया जापान, यहां तक पहुंच गया। अब जापान भारत में कभी भी एंटर कर सकता है, और भारत में अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जापान को सपोर्ट कर दिया तो भारत का आजाद होना तय और ब्रिटेन का हारना भी लगभग तय। ब्रिटेन की हार मतलब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर उसकी बेइज्जती है। ब्रिटेन को लगा डर कि यार ये तो भारतीयों को मनाना पड़ेगा, और भारतीयों को अगर मनाना है, अपने साइड करना है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? कांग्रेस को अपने साइड कर लो। अरे कांग्रेस हमारी साइड होगी तो फिर तो भारतीयों को तो मना ही लेंगे ना, फिर क्या दिक्कत है? जो कांग्रेस बोलेगी भारत के लोग वही करेंगे, बात तय थी उस समय पर। अब इसीलिए हमारे पास एक ऑफर अंग्रेज भेजते हैं, और इस ऑफर का नाम है दैट इज द मिशन, इसे कहा जाएगा क्रिप्स मिशन, बिकॉज इस मिशन को लीड कर रहे हैं सर क्रिस्टोफर क्रिप्स। ये दादाजी आते भारत के अंदर। हमारी वही दो डिमांड है, हमारी पहली डिमांड कि भैया भारत को तुम आजाद कर दो, कंप्लीट फ्रीडम हमको दे दो, और दूसरी हमारी डिमांड क्या कि भैया भारत के अंदर हमको एक संविधान सभा का निर्माण करना है। तो संविधान सभा के निर्माण के लिए सुनिएगा, संविधान सभा के निर्माण के लिए आप क्या कीजिएगा, इलेक्शंस करवाइएगा। ये दो डिमांड हमारी बहुत बेसिक डिमांड यहां पर है। अब जो दूसरी डिमांड हमारी क्या, सब संविधान सभा का निर्माण करना है, इलेक्शन करना है, ये डिमांड तो इन्होंने मान ली। पर हमको इन्होंने बोला कि नहीं साहब आपको हम कंप्लीट फ्रीडम नहीं देने वाले हैं, हम आपको अगेन क्या देंगे, हम आपको देंगे अगेन वही डोमिनियन स्टेटस, मतलब आपको आधी आजादी देने वाले हैं। आपको आधी आजादी देंगे, मतलब आपको कंप्लीटली हम फ्रीडम नहीं देने वाले, आपको आधी आजादी हम देंगे। क्या होता है डोमिनियन स्टेटस? याद आ गया, कल ही बताया था मैंने। क्या होता है बेटा डोमिनियन स्टेटस? कोई बताएगा? बताइए मुझे। हाँ जी फर्स्ट क्लास में बताया था, बताओ क्या होता है, अगेन बता दो। डोमिनियन स्टेटस किसे कहा जाता है बताइए मुझे। सही बात है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, इसका मतलब होता है हाफ फ्रीडम। मतलब क्या होता है इसका मतलब ये था, भारत आजाद हो जाएगा, हाँ अंग्रेजों ने बोला आपके देश से हम चले जाएंगे, हमको आपके देश में रहने का शौक नहीं, आपके देश को छोड़ के हम चले जाएंगे। पर एक चीज याद रखिएगा, आप अपनी सरकार बनाओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर आपकी जो भी सरकार है ना वो हमारे अंडर काम करेगी। मतलब हमको जो भी काम करना है
अंग्रेजों से ब्रिटेन से पूछ के करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, मान लो हमारे देश ने डिसीजन लिया कि भारत में एजुकेशन को फ्री कर दी जाए। अब हमारे देश की सरकार ने डिसीजन ले लिया कि भारत में एजुकेशन फ्री हो रही है, पर फाइनल डिसीजन कौन लेगा? फाइनल डिसीजन लेगा ब्रिटेन। मतलब ऐसा घर में होता है कि नहीं कि भाई तुमने परमिशन मम्मी से ले ली, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मम्मी से परमिशन ले ली, फाइनल परमिशन कौन देगा? पापा देंगे। पापा देंगे तब बात बनने वाली। मम्मी ने परमिशन दे दी, हाँ चले जाना, पर देख तेरे पापा बोले वैसा करना पड़ेगा। सेम चीज यहां पर भी कि भैया भारत डिसीजन ले लेगा, पर फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार यहां पर किसके पास होगा? ब्रिटेन के पास यहां पर होने वाला है। ये चीज तय कर दी गई। अब दूसरी बात यहां पर क्या बोला, देखो हमने डिमांड करी कि देखो हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, इन्होंने क्लियरली मना कर दिया। अभी सॉफर को भी हमने रिजेक्ट कर दिया, और गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था क्या कि इट्स ए काइंड ऑफ अ पोस्ट डेटेड चेक। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है एक ऐसा चेक जिसकी तारीख निकल चुकी है। ऐसा क्यों बोला था गांधी जी ने पता है? आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, अपन इस डोमिनियन स्टेटस के लिए राजी हो गए थे। हो गए थे, नहीं पता आपको? हाँ, मैं पढ़ाऊंगा इतिहास में, अपन इसको राजी हो गए थे डोमिनियन स्टेटस के लिए। बोले हाँ ठीक है, पर हमारी डिमांड ये थी कि हमको ऑन द स्पॉट अभी के अभी दो, मतलब इमीडिएटली हमको स्टेटस दे दो। पर अंग्रेजों ने क्या बोला? बोले इमीडिएटली तो नहीं देने वाले। जब हम देश को, जब हम लोग वर्ल्ड वॉर सेकंड जीत जाएंगे ना, आप अभी हमारा साथ दो, जब हम वर्ल्ड वॉर सेकंड जीत जाएंगे तब जाकर आपको स्टेटस यहां पर दे देंगे। अब हमारी डिमांड थी कि नहीं अभी के अभी स्टेटस, अगर डोमिनियन भी दे रहे तो अभी के अभी दो, और ये बात अंग्रेजों ने नहीं मानी। इसलिए गांधी जी क्या बोल रहे हैं? इट्स अ पोस्ट डेटेड चेक। कि साहब ऐसा चेक जिसकी तारीख पता नहीं कब आएगी, तारीख ही निकल गई ऐसे चेक की, बिकॉज पता नहीं ना कि आप जीतोगे नहीं जीतोगे, और ये बोल के रिजेक्ट कर दिया जाता है। चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर हो गया कैडेट्स? इसके आगे बात करना शुरू करें, आगे की कहानी थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर हो गया? बताइए जल्दी। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी, यहां तक क्लियर हो गया? हाँ, तो रिवीजन ही कर रहे हैं ना बेटा, थोड़ा सा रिवीजन प्रिया करना जरूरी है। आगे बढ़े। हाँ जी, याद रखना बच्चा कि चीजें बहुत अलग थी उस टाइम पर। थिंग्स आर नॉट दैट मच इजी, जितना हमको लगता है ना कि यार इतनी आसान चीजें होती नहीं है। चीजें अभी तो थोड़ी सी अलग ही होती है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे की बात करना शुरू करते हैं। अब क्या होता है देखो, वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो गया, भाई साहब ब्रिटेन जीत गया, ब्रिटेन बढ़िया खुशियां मना रहा, हम जीत गए, हम जीत गए, ब्रिटेन आजाद हो गया। ब्रिटेन ने अपने आप आजाद, इन द सेंस ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर सेकंड जीत जाता है। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड ब्रिटेन यहां पर जीत चुका है, सबने बोला ब्रिटेन जीत गया, सब खुशियां मना रहे, और ब्रिटेन के अंदर एक नई सरकार बनती है। जैसे अपने पर बीजेपी है, कांग्रेस पार्टी है ना, वही ब्रिटेन में एक पार्टी जिसका नाम है लेबर पार्टी। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ब्रिटेन के अंदर एक पार्टी जिसका नाम है लेबर पार्टी। याद रखिएगा, पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। क्या नाम है पार्टी का? पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। लेबर पार्टी के एक नए प्रेसिडेंट ब्रिटेन के अंदर, एक नए प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के अंदर आते हैं, जिनका नाम था क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली भाई साहब है। अब ये जो आदमी है ना, ये थोड़ा सा अच्छा है, मतलब उसके जैसा नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, विंस्टन चर्चिल जैसा नहीं। ये बढ़िया ठीक ठाक आदमी है, ठीक आदमी, हाँ साहब ठीक आदमी। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर अरावली हिल्स के बारे में, हाँ सही बात है आलोक, हाँ बता दिया ना, अरावली हिल्स के बारे में ऑर्डर पता है ना तुमको? मैं राजस्थान से ही आता हूं, तो मेरे को पता है कि हमने तो खिचड़ी के लिए, खिचड़ी क्या होती है राजस्थान वालों को पता ही होगा ना, खिचड़ी काट रही थी तब भी हमने अपने सर कटवा दिए थे कि खिचड़ी कैसे काट दिया आपने। तो यहाँ तो अरावली की बात चल रही है, तो समझ जाओ फिर तो। अरे साहब जब हमने खिचड़ी कटने नहीं दी है तो अरावली तो फिर क्या ही कोई टच कर लेगा अरावली को। तो देखो कहने की बातें हैं, नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता कोई। सबसे पुरानी वर्षों से अरावली है, और अरावली अगर हटा दी ना, हालत खराब हो जाएगी, देश में पूरा सूखा रेगिस्तान बन जाएगा, है ना। ये चीज याद रखिएगा, अरावली का महत्व बहुत ज्यादा है हर जगह पर ये अरावली अपने भारत के लिए बहुत जरूरी है। ओके हाँ, केसरी नहीं होता, खिचड़ी होता है ना। वो राजस्थान वाले समझ गए होंगे, समझी गया? अरे समझिया कि नहीं? हाँ समझी गया, हम समझ गए राजस्थान वाले जिनके बारे में, उनको समझ में आ गया है। ओके, तो जब वो नहीं कटने दी तो फिर आई, ये तो क्या ही बात है ना। चलो आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। समझ गए? हाँ सही बात है, समझ गए। चलो भाई समझ गए राजस्थान वाले, तो बाकी भी समझ गए होंगे। चलो ओके चलो, है ना। तो ये भाई साहब जो है, ये भारत के अंदर क्या है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं, और ये कहते हैं कि हाँ साहब अब जो है, अब भारत को आजाद करना पड़ेगा। भारत को आजाद करने के रीजन क्या था? भारत को आजाद करने का रीजन यहां पर क्या था? इन्होंने क्या रीजन दिया आप जानते हैं? इन्होंने रीजन यहां पर ये नहीं दिया कि साहब भारत के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस ने नहीं। इन्होंने रीजन दिया
आजाद हिंद फौज, जी हाँ, इनको डर ये था कि अगर आजाद हिंद फौज भारत के अंदर आ गई ना और भारत के सिपाहियों ने आजाद आजाद हिंद फौज को ज्वाइन कर लिया, उसके बाद इनका टिकना भारत में मुश्किल हो जाएगा। और इन्होंने बोला कि यार देखो, ये हमारे लिए बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी कि कोई भारत को हमारे हाथ से छीन के चला गया। तो बेटर क्या है साहब, हम नॉर्मली भारत को आजाद यहां पर कर दे। अब क्लेमेंट इटली ने भारतीयों से बात करने के लिए, मतलब हमारे देश के जो नेता थे उनसे बात करने के लिए, नेता कौन, मतलब कांग्रेस से बात करने के लिए, बहुत बड़ी पार्टी वही है, उन्होंने 3 लोगों को भारत के अंदर भेजा और इन 3 लोगों के एक मिशन को भारत के अंदर भेजा जाता है। इस मिशन को कहा जाता है कैबिनेट मिशन। ध्यान से मेरी बात सुना। अब देखो, इस मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इस मिशन में जो तीनों मेंबर्स है ना, ये तीनों के तीनों मेंबर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कैबिनेट के मेंबर्स हैं। कैबिनेट मिनिस्टर समझते हो ना, अपने यहां पर कैबिनेट मिनिस्टर्स में कौन आते हैं? डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज जिनके पास है, उनसे मिला के हमारी कैबिनेट बनती है। वो अपन पढ़ेंगे आगे पॉलिटी के अंदर। सेम चीज ये लोग ब्रिटेन की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके कैबिनेट के मेंबर्स ही हैं, इसलिए इस मिशन का नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। अभी कब आ रहा है? ईयर याद रखना, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आ जाता है। 3 लोग हैं इसमें, तीनों दादाजी, मतलब एजेड वाले लोग हैं कि भैया बासाब एक पैथिक लॉरेंस है ना, एक है हमारे स्टीफर्ड क्रिप्स बासा और एक है हमारे एविल अलेक्जेंडर साहब। तो 3 लोग यहां पर है। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं यहां पर। याद रखना, इनके नाम याद रखने पड़ेंगे, नाम थोड़े इंपॉर्टेंट है। तीनों भारत के अंदर आते, बोले हाँ साहब भारत के अंदर अब आ गए, भारत के अंदर आ गए, भारत के अंदर। अब इन्होंने बोला कि ठीक है साहब, अब आप बताओ आप क्या करना है। और फाइनली इन्होंने हमको बोला कि ठीक है साहब, आप अपने भारत के संविधान के लिए संविधान सभा का निर्माण कर लो। सुनिएगा, भारत के संविधान के लिए संविधान सभा का निर्माण कर लो। हाँ, थोड़ा सा पहला लेक्चर बेटा हिस्ट्री वैसे ज्यादा लगता है, बस ये पहला लेक्चर लगेगा मेकिंग वाला, उसके बाद एग्जैक्टली पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती। अब इन्होंने हमसे बोला कि ऐसा भारत के अंदर संविधान सभा का निर्माण आप कर लो, और फाइनली इनकी बात हमने मानी। और याद रखना, फाइनली कैबिनेट मिशन की अनुशंसा के ऊपर हमने संविधान सभा की डिमांड को एक्सेप्ट किया था। नोट कर लीजिएगा, यह सवाल एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि फाइनली किस मिशन की अनुशंसा के ऊपर भारत में संविधान सभा की बात को हमने एक्सेप्ट किया। तो हमने किस मिशन की अनुशंसा से संविधान सभा को एक्सेप्ट किया? इट वाज दी कैबिनेट मिशन। आई बात समझ में क्लियर हो गया? रैंक फैंक याद मत रखना, हाँ नोट इनके नाम में नोट करो ना, और क्या नोट करोगे? यहां तक क्लियर हो गया? और ये भी नोट करो कि भाई साहब की संविधान सभा के अंदर जो है कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पे संविधान सभा की डिमांड को हमने कंप्लीट किया और संविधान सभा के निर्माण को हमने शुरू कर दिया था। आई बात समझ में क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ जिस बैच में उसी में रहो। समझ में आ गया? हाँ जी। तो देखो 1946 में एक्सेप्ट किया अपन ने। तो सवाल बहुत आसान आता है। क्या आता है? सवाल आता है कि संविधान सभा के डिमांड को हमने एक्सेप्ट किया, कब किया? तो इट वाज इन 1946। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बच्चा एरन। संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, सभा मतलब असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? आ जय जैन, क्लियर हो गया? हाँ जी, चलिए ठीक है। हम्म, अरे कोई बात नहीं, इतना कहा तुम लोड लेते हो। सब अपन देखो क्या है, देखो किससे क्या फर्क पड़ता है। मैं राजस्थान से, तुम पंजाब से, तुम बिहार से, तुम यूपी से, हरियाणा से, असम से, मेघालय से, अपन वास्तविकता में कौन है? अपन क्यों है? अपन भारतीय। बात यही खत्म हो जाती है ना। अगर तुम यूनिफॉर्म पहन के लड़ते हो, मेरे को एक बात बताओ, बहुत छोटी सी बात मैं कर रहा हूं। अगर अपन यूनिफॉर्म पकड़ के लड़े, यूनिफॉर्म के अंदर तुम हो, तुम किसी की जान बचाओगे फौज में जाने के बाद, उसका धर्म पूछ के बचाओगे क्या, या उसकी जाति पूछ के बचाओगे, या पूछ के बचाओगे भाई तू बिहार से कि पंजाब से कि राजस्थान से कि महाराष्ट्र से? ये पूछ के बचाते हो क्या? नहीं, तुम्हारा कर्तव्य क्या कि ये भारतीय, इसकी जान मेरे को बचानी। ये फौजी का माइंडसेट होता है। उसको ये समझ, उसको फर्क नहीं पड़ता ना कि तुम महाराष्ट्र से हो या वो क्या, सब वी ऑल आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, बस बात वही खत्म हो जाती। तो अपने आप को पहली बात तो इस जातियों के अंदर और जो राज्यों के अंदर डिवाइड करना छोड़ो, अपन सब इंडियन है, बात वही खत्म हो जाती। और फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। सी इफ तुम मिशन के अंदर हो, तुमको दुश्मन को ठोकना है। अब दुश्मन कुछ भी हो सकता है, उसकी जाति धर्म उसका तुम नहीं पूछोगे, दुश्मन है वो, उसको ठोकोगे तुम, बात वही खत्म हो जाती। तो बहुत दिमाग नहीं लगाना। वी ऑल आर इंडियंस फर्स्ट, ये चीज याद रखिएगा। हम भारतीय हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी चीजें वो सेकेंडरी हो जाती कि मैं यहां से, मैं यहां से। अब अपन लोग एक साथ खड़े हो जाते। फॉर एग्जाम्पल अरावली के बारे में बात करें, अरावली के मामले में देखो पूरा देश खड़ा हो गया। अब तुम महाराष्ट्र से हो, पंजाब से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, पर देखो अरावली को मैटर को लेकर तुम खड़े हो गए, भाई अरावली देश का है। ये होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड। आई बात समझ में? कि देशभक्ति की भावना अंदर से आती है, ये कहीं से कोई बोल के नहीं करवा सकता तुमसे, ये चीज अंदर से आती।
ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो देखो अपन कहीं से भी थे, अपना दिल खुश हो गया कि यार बढ़िया ठोक रहे हैं अपन इनको। वो अंदर से आती चीज उसे कहा जाता है कि सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना वो अंदर से यहां से आती है कि नहीं? आ रही बात समझ में? तुम एनडीए के अंदर जब जाओगे, एनडीए में तुमको इतना मजा आने वाला है ना, बहुत मजा आएगा तुम्हारा। और एनडीए में पता है अरेंजमेंट कैसे करते हैं? तुम्हारा रूममेट हो सकता है नॉर्थ ईस्ट का हो, तुम बिहार के हो, पंजाब का रहेगा। ये किया जाता है क्यों? ताकि एक दूसरे के कल्चर को तुम जानो एक दूसरे को बहुत बढ़िया तरीके से। जो मिसकंसेप्शंस तुम्हारे दिमाग के अंदर है कल्चर्स के बारे में, क्या यहां तो ऐसा हो तो वहां तो ऐसा है, ये सब तुम्हारा खत्म हो जाता है एकेडमी के अंदर जाने के बाद। तुम्हारी यूनिट के अंदर तुम जाओगे, जो भी यूनिट तुम्हारी होगी, आर्मी नेवी एयरफोर्स कहीं पर भी जाओगे, इस यूनिट के अंदर जब तुम जाओगे तो वहां पर भी क्या होगा कि साहब वहां भी फिर चीजें उसी तरीके की होगी। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? हाँ जी, चीज याद रखिएगा। आगे बढ़े, पैट्रियटिज्म, देशभक्ति की भावना, सही बात है। आगे बढ़े, बीजीआरएम भाई साहब, तुम्हारे कमेंट्स बंद हो जाते हैं यार बार बार, कमेंट्स नहीं दिखते तो मुझे मजा नहीं आता फिर पढ़ाने के अंदर। बिना कमेंट्स के पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। क्लियर हो गया? हाँ, एक बच्चे ने क्या आई लव पाकिस्तान कमेंट किया था क्या? ओ भाई, ब्लॉक हो गया वो तो, आखिरी लेक्चर है बेटा तेरा अभी। कौन था ये भैया आई लव पाकिस्तान वाले? इसका नाम मेरे को बताना तो बेटा, कौन था? मुझे लगा ऐसा कि किसी ने ऐसा कुछ कमेंट भेजा है। कौन था? इसका नाम बता दो बस मेरे को एक बार, बस एक बार इसका नाम बताओ मुझे, उसका नाम बताओ बेटा, कौन था वो? किसने भेजा था? सुमित कुमार ना? एक मिनट दो मेरे को बस। क्या नाम है इसका? कल भी एक ही था, सुमित कुमार। सुमित कुमार ही नाम है ना इसका? ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुमित कुमार, यही है देश के अंदर गद्दार। बोलो, ये है ऐसे लोग देश के अंदर। बैठा यहां पर बोले पाकिस्तान जिंदाबाद, देखो उसको शर्म भी नहीं आती बोलते हुए, और एनडी की तैयारी कर रहा है। सुमित कुमार है, क्या शर्म करो रे, थोड़ी तो शर्म कर लो। बोलो, ये जो मेरे बच्चे हैं ना, इनके सामने बोल के दिखा देना एक बार। हाँ, यहाँ कैमरे के पीछे टाइप करना दैट इज इजी, बहुत इजी है ना, बहुत इजी है तो टाइप करना, है ना, बहुत इजी। सुमित कुमार, इनके सामने बोल के दिखाना कभी। चलो, हाँ जी, अब ये चारों आते हैं और फाइनली क्या होता है कि देखो यहां पर फाइनली इनके कहने पर भारत के अंदर संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। अब देखो संविधान सभा का निर्माण किया गया। अब हमारी जो संविधान सभा का निर्माण किया गया, देखो संविधान सभा का निर्माण ऐसे नहीं होगा। हमने क्लियरली बोला था कि हमको इलेक्शंस करवाने हमने क्लियरली बोला कि साहब इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। ये संविधान सभा हमारी है, संविधान सभा देश का संविधान बनाएगी। अब संविधान सभा देश का संविधान बनाएगी, मैंने कहा था कि संविधान सभा के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होंगे ना, और हमने डिमांड करी थी कि सारे के सारे मेंबर्स कितने होने चाहिए? सारे के सारे मेंबर्स वाली बात इंडियन होने चाहिए। दूसरी बात, जो सारे के सारे मेंबर्स हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इनका इलेक्शन करवाया जाए। ये बात हम लोगों ने यहां पर अंग्रेजों के सामने रखी थी। अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन के अंदर बोला कि ठीक है साहब, आप आपकी संविधान सभा यहां पर बना लो। अब एक समस्या हमारे सामने कि अंग्रेजों ने बोला ठीक है इलेक्शंस करवा लेते, वी डोंट हैव एनी इशू। हमने बोला हमको भी इशू नहीं, इलेक्शंस करवाओ। अब एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि संविधान सभा में टोटल मेंबर कैसे बनाए, मतलब संविधान सभा में टोटल मेंबर कितने होंगे, मतलब टोटल मेंबर यहां पर संविधान सभा में 200 रखने वाले हैं हम लोग, 300 रखेंगे, 400 रखेंगे, मतलब टोटल मेंबर कैसे रखेंगे, किस बेसिस पे डिसाइड करें कि 300 मेंबर है साहब, 200 मेंबर है, 400 मेंबर है, किस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा? किस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा? संविधान सभा के अंदर इतने मेंबर्स हैं, किस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा? बताओ, किस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा? बताइए, बताइए किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है? बोलो, किस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा? बताओ, बताओ, बताओ किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे? बिल्कुल सही जवाब। देखो ये अंग्रेजों ने और हमने तय किया, कैबिनेट मिशन ने तय किया, एक काम करते हैं, हम बेस मानेंगे पॉपुलेशन को। क्या मानेंगे? पॉपुलेशन को बेस मान लेंगे। इन्होंने तय किया कि साहब जो 10 लाख की पॉपुलेशन है ना, जितनी भी पॉपुलेशन देश की होगी, हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे हम एक सीट रखने वाले। सुनिएगा ध्यान से, हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक सीट रखने वाले। फॉर एग्जांपल की बात करें, मान लो ये एक एरिया है, इस एरिया की पॉपुलेशन है मान लो 50 लाख, इस पूरी एरिया की पॉपुलेशन 50 लाख है। अब क्या करेंगे, इस एरिया को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 10 लाख की पॉपुलेशन ये, 10, 10 और ये 10, ऐसे यहां पर हो जाएगी आपकी 5 सीट। अब मेरे को बताओ कि मान लो किसी एरिया की जो पॉपुलेशन है, मान लो एक बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा स्टेट है,
इस स्टेट की पॉपुलेशन है 3 करोड़। अब मेरे को बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होगी? बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होगी? इस एरिया की पॉपुलेशन है 3 करोड़, 3 करोड़ की पॉपुलेशन पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होगी? भाई साहब 3 करोड़ की पॉपुलेशन पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहां पर कितनी होगी? तीन सौ के 300, ओ भाई लोगो, ओ भाई ओ बहनों, 300 कहां से 30 होगी ना? 300 कहां से हो जाएगी? अरे 10 लाख पे एक है तो 3 करोड़ पे 30 होगी, 300 नहीं होगी। मैथ्स का पेपर देना है कि नहीं देना है? 300 होगी कि 30 होगी? सीधी बात है, 30 यहां पर होगी। 300 कैसे हो सकती है? 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक सीट यहां पर हो रही है, 1 करोड़ पे 10 सीट हो गई भैया, 3 करोड़ पे होगी आपकी 30 सीट। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये काम अंग्रेजों ने करा, बोला कि साहब 10 लाख की पॉपुलेशन पे अपन एक सीट करने वाले, 30 सीट यहां पर होने वाली है। आई बात समझ? और इस तरीके से संविधान सभा में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आई पूरे भारत से, वो कितनी आई? याद रखिएगा, संविधान सभा में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आती है वो आई फिर 389। ये नोट करना, सवाल एग्जैक्टली पूछा गया कि संविधान सभा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी? कितनी थी बेटा? 389 सीट्स यहां पर थी। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? 389 सीट्स संविधान सभा के अंदर थी। टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। 389 सीट्स टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहां पर थी। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? 389 टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहां पर देश के अंदर थी। आई बात समझ में? क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ गया बेटा? बेटा बच्चों क्लियर हो गया? हाँ, समझ में आ गया? हाँ, याद 389 टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। अब देखो, अब यहां से चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती है। इंटरेस्टिंग कैसी होती है? अब इन सीट्स को अंग्रेजों ने डिवाइड करा। कैसे डिवाइड करा? अंग्रेजों ने 389 सीट्स में से 93 सीट्स रख ली प्रिंसली स्टेट्स के लिए। सुनिएगा ध्यान से, पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ये 389 में से 93 सीट्स थी प्रिंसली स्टेट्स की। बेटा प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं? कोई बताएगा मुझे? प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि जो 389 सीट्स है उसमें से 93 सीट्स है आपकी प्रिंसली स्टेट्स की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसली स्टेट्स? प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं? प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं? किसे प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है? बताओ मुझे, जानना है मुझे। प्रिंसली स्टेट्स किसे कहा जाता है? बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है। थ्री 389 सीट्स में से 93 सीट्स आपकी प्रिंसली स्टेट्स की। प्रिंसली स्टेट्स क्या होता है? सवाल तो बहुत बेसिक सा है कि सब प्रिंसली स्टेट्स वाकई में होता क्या है? किसे प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है? बिल्कुल, देखो राजा महाराजाओं वाला एरिया, जहां पर राजा महाराजाओं का राज है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, लखनऊ के नवाब, लखनऊ के नवाब, हैदराबाद के निजाम, भोपाल की बेगम, ये देखो ये सारे राजा महाराजा। मेरे को राजा महाराजा के वाला एरिया, अब राजा महाराजाओं वाले एरिया के लिए बोला कि साहब आपके लिए हमारी 93 सीट्स है ना? 93 सीट्स राजा महाराजाओं को बोला कि साहब 93 सीट्स आपके एरिया की है, तो आप इन 93 सीट्स पे मेंबर्स को नॉमिनेट कर रहे हैं। नॉमिनेट मतलब राजा महाराजाओं के यहाँ पर ये 93 सीट्स के लिए इलेक्शन नहीं होने वाला है। इलेक्शन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, लखनऊ के नवाब का पूरा एरिया, अब नवाब साहब का जो एरिया है ना लखनऊ के, उसमें इलेक्शन नहीं करवाएंगे कि 93 सीट्स में से मान लो 93 में से मान लो कि 15 सीट्स लखनऊ के नवाब के लिए, तो नवाब साहब के लखनऊ में 15 सीट्स के लिए इलेक्शन नहीं होने वाला है। ये लोग करेंगे उन सीट्स के लिए नॉमिनेशन। नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है? इन 93 सीट्स पे मेंबर्स को नॉमिनेट किया। नॉमिनेट का मतलब पता है क्या होता है? मान लो मैं नवाब हूं, नवाब नहीं बनना है, नवाब तो नहीं हूं मैं निजाम हूं, मान लो मैं हैदराबाद का निजाम हूं। नवाबों के बड़े शौक अलग होते हैं, तो भाई हम निजाम है हैदराबाद के, निजाम हूं मान लो हैदराबाद का। अब हैदराबाद का मैं निजाम हूं, मेरे को हैदराबाद से 5 लोगों को नॉमिनेट करना। नॉमिनेट पता है मैं कैसे करूंगा? दरबार लगाऊंगा, बोलूंगा हैदराबाद से आप और आप जाके हमें रिप्रेजेंट करेंगे। सीधी बात है, कोई इलेक्शन नहीं। मैं निजाम हूं, निजाम साहब क्लियरली बोलेंगे कि भैया ये जो है ये चले जाओ तुम, कोई इलेक्शन नहीं होने वाला। मतलब हमारी राजाओं की मर्जी पे जिसको भेजना उसको भेज दो। आई बात समझ में? तो 93 सीट्स के लिए जो मेंबर्स थे वो सारे के सारे नॉमिनेटेड थे। मतलब प्रिंसली स्टेट्स के लिए जो मेंबर्स था उनका नॉमिनेशन किया गया था। गॉट माय पॉइंट? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल। शिवम को ब्लॉक किया, उसका मैं सब्सक्रिप्शन कैंसिल करवाऊंगा। ब्लॉक की बात ही नहीं है बेटा, ब्लॉक नहीं। देखो क्या होता है, कल भी एक बच्ची ने कुछ बोला था, बट ठीक है वो उसका पर्सनल चीज है। अब तुम तो देश के बारे में गलत बोल रहे हो।
तुम देश के बारे में गलत बोलोगे? इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर आ गई? पाकिस्तान जिंदाबाद, तुम जानते हो कि इस नेशन के बारे में तुम जिंदाबाद बोल रहे हो? ये वो देश है जो हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाता है। याद है? हमारे सैनिकों को धोखे से मारा, सर काटा था। कैप्टन सौरभ कालिया के बारे में जाकर एक बार जिंदगी में पढ़ना, कितनी यातनाएं दी जाती है, पीछे से हमला करता है हमारे ऊपर, देश में आतंकवादी हमले करवाता है, छोटे बच्चों को नहीं बख्शा इन लोगों ने, और तुम उसके लिए जिंदाबाद के नारे लगाते हो। शर्म आ रही है तुमको थोड़ी सी? इसी मिट्टी में पैदा हुए हो ना, यहीं का खाना खाते हो, हवा यहाँ की सूंघ के सांस लेके जिंदा हो ना, उसके बाद भी क्या बोल रहे हो? वो जिंदाबाद है। मतलब तुम्हारा खून नहीं खोलता है क्या? थोड़ा सोचो उस मां के बारे में, इसका बच्चा बॉर्डर के ऊपर है, वो तुम्हारे लिए गोली खा रहा है, वहां पे वीरगति को प्राप्त हो जाता है, और यहां पर तुम घर में बैठ के, तुम्हारे परिवार में किसी ने अपने देश के लिए जान तो देना छोड़ो, फौज की यूनिफॉर्म देखी तक नहीं होगी। अगर तुम ये शब्द बोल रहे हो तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं देखी भी नहीं होगी, और तुम यहाँ के बोलते हो कि वो जिंदाबाद है। देखो क्या है ना बेटा, बच्चों, ये ऐसे लोगों को है ना फ्री में आजादी मिली है ना, इनको कदर थोड़ी ना उस चीज की, कभी पता ही नहीं कि नेशन क्या होता है, कभी देखी नहीं वो चीजें, तो बस जो मुंह में आ गया वो बोल दिया यहाँ पे। तो बेटा ऐसे लोगों को ना इग्नोर करना कि ये लोग जो है ना, ये क्या बोले, मतलब बोलना चाहता नहीं हूं मैं चीजें, बिकॉज अपन एक बहुत अच्छी जगह पर है, अदरवाइज मैं बहुत बढ़िया तरीके से बताता। चलिए ठीक है, हाँ जी, तो 93 सीट्स से बच्चा, प्रिंसली स्टेट्स है, राजा महाराजाओं का शासन है ना, याद रखिएगा ऐसे यहां पर। उसके बाद जो 296 सीट्स अलग बची, जो 296 सीट्स अलग यहां पर बची है, वो किसकी है? वो है यहां पर ब्रिटिश प्रोविंसेस की। नोट कर लीजिएगा, 296 सीट्स हैं यहां पर ब्रिटिश प्रोविंसेस के। ब्रिटिश प्रोविंसेस क्या होते हैं बेटा? ध्यान से इस बात को सुनिएगा। ब्रिटिश प्रोविंसेस का मतलब वो होता है जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली राज करती है। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली राज कर रही, कोई राजा महाराजा यहां पर नहीं है। और इन 296 सीट्स के लिए यहां पर इन लोगों ने इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाए। नोट करना बच्चा, डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं करवाए थे, क्लियरली मैं बोल रहा हूं। इन 296 सीट्स के लिए यहां पर इन लोगों ने करवाए थे इनडायरेक्ट इलेक्शन। नोट करना काफी इंपॉर्टेंट है। क्या? ये जो 296 सीट्स है, इनके लिए ब्रिटिश सरकार ने करवाए इनडायरेक्ट इलेक्शन। आई बात समझ में? जी हां, इनडायरेक्ट इलेक्शंस करवाए टीम 296 सीट्स के लिए। कितने इलेक्शंस? इनडायरेक्ट इलेक्शंस करवाए हैं। गॉट माय पॉइंट बच्चा? समझ में आ गया? क्लियर हो गया बेटा? बेटा इग्नोर मैं नहीं कर पाता। देखो अगर मेरे को कुछ बोलता है ना बच्चा, तो मैं कुछ भी नहीं बोलता हूं उसको। यूट्यूब पे कई सारे बच्चे आते हैं, कई बार गलत कमेंट करके जाते हैं मेरे बारे में। ऐप पे तो नहीं बोलता बच्चा मेरा, बिकॉज ऐप वाला बच्चा मेरे को पता है अच्छा। अब मेरे बारे में बोलो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, मेरे बारे में बोल रहे हैं, तुम्हारा परसेप्शन हो सकता है मेरे बारे में गलत हो, पर देश के बारे में गलत बोलना, यार भाई ये नहीं सहन होता है। देश माँ है, माँ के बारे में कोई गलत बोलेगा तो फिर नहीं छोड़ पाएंगे भाई, ये तो नहीं हो सकता। इतना सहन शक्ति, मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूं, क्योंकि देश मेरे लिए तो माँ है, बाकी किसी का मेरे को नहीं पता कोई क्या सोचता है देश के बारे में। और एक माँ कहने के लिए नहीं है, माँ है मेरे लिए वास्तविकता के अंदर। बचपन से सीखा है मैंने कि देश माँ होती। अब माँ के बारे में कोई गलत बोलेगा, और ऐसे लोग जो अपने माँ के बच्चों को तड़पा रहे हैं, देश में हमला करके जा रहे हैं, उनके बारे में जिंदाबाद बोलेगा तो मैं कैसे चुप रह जाऊं? आप बोलो ना, कौन चुप रह सकता है? कौन बेटा चुप रहेगा? कौन सा बेटा चुप रह सकता है? और जो बेटा चुप है ना, फिर उसको बेटा कहलाने का ही अधिकार नहीं कि जब वो अपनी माँ के बारे में बात सुन लेता है तो। इतना मैं साधु वो तरह का आदमी नहीं हूं, क्लियरली मैं बताऊं। मेरे बारे में बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर भाई देश के बारे में नहीं बोलना, इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। अब इनडायरेक्ट इलेक्शंस कैसे हो ये मैं बताऊंगा, पर इसके लिए अपने को पहले पार्लियामेंट पढ़नी पड़ेगी, तो मेरे पे भरोसा रखना। इनडायरेक्ट इलेक्शंस कैसे होते हैं इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे ना, चिंता मत करना, अपन आगे बात करने वाले। कैसे इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुआ उसके बारे में आगे अपन बात करेंगे, चिंता मत करना, अपन करेंगे आगे बात, ठीक है। बट ये चीज याद रखिएगा कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के 296 सीट्स हैं उस पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते, और जिस मेथड का यूज करा इन्होंने वो थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ये मत पूछना कि सर ये क्या होता है, मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा चीजें। थोड़ा भरोसा रख के संयम रखना। ये ना अपन राष्ट्रपति के इलेक्शन के अंदर पढ़ेंगे मेथड, बहुत बेहतरीन मेथड होती है। इस मेथड का यूज करके इन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शन यहां पर करा था। अब देखो अंग्रेजों का दिमाग आप देखना, इन्होंने पता है क्या करा, मुझे बताना इन्होंने ऐसा क्यों करा। ये एग्जाम के लिए रटना नहीं बेटा, ये केवल तुमको समझा रहा हूं अंग्रेजों का दिमाग किस तरीके था। अंग्रेजों ने क्या करा, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मान लो इस एरिया की जो पॉपुलेशन है, ये जो एक पूरा एरिया है, इसकी पॉपुलेशन है मतलब मान लो कितनी, 1 करोड़। अब 1 करोड़ पॉपुलेशन है बेटा, कितनी सीट्स यहां पर होगी?
बच्चों 10 सीट्स यहां पर होगी कि 10 सीट इस एरिया से होगी। अब अंग्रेजों ने पता है क्या करा, अंग्रेजों ने बोला कि देखो पहले हम सीट्स को डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन के बेसिस पे, पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड कर दी इन्होंने, हाँ साहब पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड कर दी। इसके बाद इन्होंने हमारी सीट्स को पता है कैसे डिवाइड करा, इन्होंने डिवाइड करा जनरल, सिख और मुस्लिम के आधार पे। क्या बोला इन्होंने पता है कि साहब 10 में से 5 सीट होगी जनरल कैटेगरी की, जनरल की, उसमें हिंदू एसटी सारे लोग आ जाएंगे, एसटी एससी हिंदू ओबीसी सब इसके अंदर आएंगे। 5 सीट में से फिर बची 5 में से 3 सीट्स होगी मुस्लिम की, और फिर बची हुई 2 सीट्स यहां पर होगी सिख की। तो पता है इन्होंने क्या करा, इन्होंने पॉपुलेशन के बाद सीट्स को जनरल, मुस्लिम और सिख में अगेन डिवाइड किया। मेरा सवाल है अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया बेटा, रीजन क्या था इनका? मतलब ठीक है ना, अपने पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड कर दी, ये चीजें सफिशिएंट होती थी कि हमने भी मान लिया, पर बाद में फर्दर इन्होंने जनरल, मुस्लिम और सिख के आधार पे फिर डिवाइड किया। देखो लिख भी दिया यहां पर मैंने। मेरा सवाल तुमसे ये, तुम समझदार बच्चे हो, क्यों किया ऐसा? वाई डिड, क्यों करा इन्होंने, वाई डिड दे डू दैट, क्यों करा इन लोगों ने ऐसा? कि चलो आपने इस बेसिस पे डिसाइड करी, डिवाइड करा, ये चीज है, बट ये क्यों डिसाइड नहीं किया, बताइए। चाहते क्या है भाई अंग्रेज हमारे देश से, वास्तविकता में क्या चाहते हो तुम? मतलब समझ नहीं आ रहा ना तुम, ठीक है तुमने ये बोला कि हम ये कर देंगे, तुमने बोला हम कर देंगे, उसके बाद तुम ये चीजें कर रहे हो, तो रीजन एनी, देयर शुड बी एनी रीजन। देखो सीधी बात है, लड़ाई करवाना, डिवाइड एंड रूल, दिमाग देखा इनका, यस तो ब्रेक द यूनिटी के, यार इनको डिवाइड करो किसी भी तरीके से, इनको डिवाइड करना, अंग्रेज यही करते हैं। मैंने शायद एक क्लास में बोला था, मैंने तुमसे पूछा था शायद किसी क्लास के अंदर, अंग्रेजों ने भारत में किसी मंदिर को नहीं तोड़ा है, अंग्रेजों ने भारत में मंदिर तोड़े ही नहीं। आप देखो किसी मस्जिद को अंग्रेजों ने नहीं तोड़ा, इन्होंने हमारे रिलीजन के बारे में कभी बात नहीं करी, ये बहुत दिमाग से खेलती। इन्होंने क्या बोला, इनका माइंडसेट अपन चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? इनके कपड़े बदल दो। कपड़े कैसे बदले? हम धोती कुर्ता पहनते थे, है ना, हमारे देश में जो लोग इस्लाम को मानते वो पठानी सूट और ये चीजें पहनते थे। इन्होंने बोला इनको पहनाओ सूट बूट, और हमने वो पहनना शुरू कर दी। इन्होंने हमारी सोच बदली। भारत के कई सारे ऐसे नेता है बेटा जो ब्रिटिशर्स की तरफ बात करते थे उसी एक्सेंट के अंदर। ये बहुत दिमाग वाले लोग हैं ब्रिटिशर्स, याद रखना, दिमाग से खेलते हैं लोग, और आज भी वही चीज करते हैं। इन्होंने हमको डिवाइड करा धीरे धीरे, एक साथ नहीं कर रहे हैं कि यार एकदम से कोई बड़ा डिसीजन लिया, नहीं, धीरे 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 करके हमारे देश को कुदेरते हैं लोग, और ये किया इन लोगों ने भारत के अंदर। अब ठीक है, इलेक्शंस हो गए साहब, इलेक्शंस डिवाइड कर दो, जो भी चीजें थी, इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस के बाद आप देखेंगे सबसे ज्यादा सीट्स मिलती है इंडियन नेशनल कांग्रेस को। कांग्रेस को 208 सीट यहां पर मिली। मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी, इसे 73 सीट्स मिली। और इंडिपेंडेंट पार्टी, इंडिपेंडेंट मतलब जो छोटी छोटी पार्टीज नहीं होती, अन्य पार्टी, छोटी छोटी पार्टीज है ना, जैसे अपन देखते बीजेपी कांग्रेस के अलावा छोटी छोटी पार्टीज होती, तो अलग अलग पार्टीज को फिर टोटल मिला के यहां पर 15 सीट्स मिली। पर याद रखना सबसे ज्यादा सीट मिलती है इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और तुमको केवल ये वाली सीट्स याद रखनी, 208 सीट, दैट्स इट। मुस्लिम लीग की 73 देख लेना, पर ये चीज याद रखना कि कम से कम टोटल नंबर ऑफ सीट्स याद रखना कितनी, 389 टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी। 389 में से 93 प्रिंसली स्टेट्स की है और 296 है ब्रिटिश प्रोविंसेस की, याद आ गया। और ये देखो ये 296 सीट्स पे इलेक्शन होते हैं यहां पर, और इस तरीके से संविधान सभा का इलेक्शन कंप्लीट होता है, और फाइनली संविधान सभा का निर्माण यहां पर हो जाता है। आगे बात समझ में क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ गया? क्लियर हो गया बच्चा? समझ में आ गया? पेरेंट्स कंफर्म कर दो क्लियर हो गया। यार मेरे मन से वो बात जा नहीं रही जो उस बच्चे ने बोली है, क्या करूं मैं? पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। आज एंड करें? क्लियर हो गया? थोड़ा सा और पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जी आगे बढ़े। मुझ में गुस्सा नहीं करता, इमोशनल कंट्रोल मेरे अंदर काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा ही है, बट गलत बोला बच्चे ने। बेटा तुमने गलत बोला है आज, तुमने मजाक में बोला, जो भी बोला तुमने गलत बोला, मत बोलो, मत करना भी चीज है। चलो ठीक है। हाँ अब देखो, अब मैं संविधान सभा के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि देखो संविधान सभा का निर्माण तो हो जाता है, निर्माण के बाद एक बहुत बेसिक बात याद रखना, संविधान सभा का निर्माण हो गया, सब निर्माण हो गया संविधान सभा का। आप शायद जानकर हैरान हो जाओगे
ना तो प्रिंसली स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया, ना तो मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया। शुरुआत की कुछ मीटिंग्स के अंदर ये आए नहीं। प्रिंसली स्टेट्स ने पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया बिकॉज इन्होंने बोला कि देखो संविधान सभा के अंदर मेंबर्स इलेक्टेड हैं और ये लोग भारत का संविधान बना रहे हैं, और अगर भारत का संविधान बन गया तो भारत में डेमोक्रेसी आ जाएगी, और डेमोक्रेसी आ जाएगी तो फिर राजा महाराजाओं का क्या, तो अपने हाथ पे पांव पे कुल्हाड़ी कोई मारेगा, नहीं मारी इन्होंने, तो इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा शुरुआत में। मुस्लिम लीग ने बोला भैया संविधान भारत का बन रहा है, हमको तो चाहिए पाकिस्तान, और इसके कारण मुस्लिम लीग ने भी ज्यादातर आप देखेंगे पार्टिसिपेट किया ही नहीं। कुछ लोग मीटिंग में आते थे, परेशान करते थे और केवल चले जाते थे। कोई मेजर इनका कह सकते कि कोई किसी भी तरीके का मेजर जो इनका इन्वॉल्वमेंट यहां पर नहीं था। तो याद रखना संविधान सभा के अंदर ना तो प्रिंसली स्टेट्स ने ज्यादा पार्टिसिपेट किया है, ना ही मुस्लिम लीग ने यहां पर किया। दूसरी बात, संविधान सभा बनके तैयार हो गई। अब एक डेट याद रखना बेटा, संविधान सभा किस दिन बनके तैयार होती है? 6 दिसंबर 1946। ये डेट आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बनके तैयार हो जाती है। जी हां, संविधान सभा बनके यहां पर तैयार हो गई। और जब संविधान सभा बनके तैयार हुई तो हम लोगों ने संविधान सभा को बोला कि साहब अब आपके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? 2 लक्ष्य तुम्हारे। 2 लक्ष्य क्या है? 2 लक्ष्य कौन से संविधान सभा के? बोले 2 लक्ष्य में से पहला लक्ष्य हमारा ये है, नंबर 1 लक्ष्य हमारा है कि देखो पहला लक्ष्य तो सीधी सी बात है, संविधान सभा क्यों बनाई? तो बोले हमको पहला लक्ष्य हमारा है कि भारत का संविधान बनाना है हमको। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला लक्ष्य हमारा जो वो है कि हमको भारत का संविधान यहां पर बनाना है। चलिए ठीक है, बात अच्छी बात बोल दी, भारत का संविधान बनाना है, पहला लक्ष्य आपका है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, दूसरा लक्ष्य हमारा यहां पर क्या है? बोला दूसरा लक्ष्य हमारे यहां पर ये कि जब तक हमारे देश में सरकार बन नहीं जाती, बिकॉज देखो संविधान बनेगा, इलेक्शंस होंगे, उसके बाद सरकार बनेगी। बेटा 9 दिसंबर को आचल पहली मीटिंग हुई है संविधान सभा की। देवेंद्र 9 दिसंबर को आचल पहली मीटिंग हुई है संविधान सभा की। संविधान सभा 6 तारीख को बन गई थी, मीटिंग 9 तारीख को हुई है। दोनों में डिफरेंस होता है ना। तुम्हारा ग्रुप किस दिन बना? 6 तारीख को बन गया। तुमने ग्रुप की पहली मीटिंग कब करी? 9 तारीख को करी। देयर इज अ मेजर डिफरेंस। डिटेल में पढ़ो, गड़बड़ करके मत आ जाना। संविधान सभा बनी 6 तारीख को, सवाल पूछा पहली मीटिंग कब होती है? पहली मीटिंग हुई 9 तारीख को। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? डिफरेंस समझ में आ गया? दैट इज अ डिफरेंस कि पहली मीटिंग होना और संविधान सभा बनना। मेरा घर कब बना? घर बना मेरा 6 तारीख को। घर का इनॉग्रेशन मैंने कब किया? सबको बुलाया कब? 9 तारीख को। लॉजिक की बात है यार, इतना कहां सोचते हो। चलिए अब इसके साथ याद रखिएगा, संविधान सभा का जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था वो ये रखा कि देखिए जब तक भारत में एक सरकार नहीं बन जाती, मतलब जब तक भारत में पार्लियामेंट नहीं बन जाएगी। सरकार कब बनेगी? जब संविधान बनेगा देश का, फिर संविधान के बाद देश में इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन के बाद देश की सरकार बनेगी। मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है यार। तो जब तक देश में सरकार नहीं बन जाती तब तक देश में एज ए पार्लियामेंट की तरह काम करना, मतलब तब तक देश में संसद की तरह काम करना, ये ऑब्जेक्टिव था इनका संविधान सभा का। तो अगर सवाल ये पूछ लिया ना कि भैया देश में सरकार तो 1952 के अंदर बनी, पहली गवर्नमेंट देश में 1952 के अंदर बनी, तो उससे पहले कौन काम कर रहा था देश में सरकार की तरह? तो याद रखना संविधान सभा ही देश में संसद या पार्लियामेंट की तरह, सरकार की तरह काम कर रही थी। क्लियरली 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहां पर दे रखी थी संविधान सभा को। क्लियर हो गया बच्चा? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? हाँ जी क्लियर है। अरे भाई ठीक है, हाँ बिल्कुल बात करेंगे आशीष कुमार इनके बारे में भी, है ना। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। फौज में जाने के लिए इच्छुक बच्चों जो मेरे देश की इज्जत करते हैं, वो प्यारे, मैं वो वाले बच्चे मेरे प्यारे, एक को छोड़ के, वो देश की इज्जत नहीं करता, बाकी सब मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर हो गया? सही बात है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, ये कहा जाता है भारत के अंदर कि जिसने जन्म दिया और जन्मभूमि जहां में पैदा हुआ वो स्वर्ग से भी महान है। अगर कोई मुझे बोले कि मां की गोद चाहिए भारत माता की या स्वर्ग चाहिए, हम बोलेंगे हमको भारत माता की गोद चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए। हम स्वर्ग भी ताक सकते हैं भारत माता के लिए, उस लेवल तक हमारे यहाँ पर देश को पूजा जाता है। दैट इज वी आर, ये हम है, याद रखना हमेशा, है ना, इसको दिमाग में रखना बेटा। चलो क्लियर हो गया बच्चा, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, महात्मा गांधी जी संविधान सभा के पार्ट ही नहीं थे। ये बताया सबको? नहीं बता तो बता दो, महात्मा गांधी जी संविधान सभा के पार्ट नहीं थे। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मूड खराब है जा रहे, मूड मेरा भी खराब है, बट देखो अपना कर्तव्य अपने को करना पड़ेगा बच्चा, ठीक है। उसने बच्चे ने कुछ बोला, मेरे को भी ठीक नहीं लग रहा, मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब है, होता है कई बार मेरे को, देश के मतलब नहीं फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बट मेरा कर्म ये करना है ना बेटा, तुम्हारा कर्म भी पढ़ना है। उसने जो बोला उसको अपने मन पे हावी मत होने दो, ठीक है बच्चा, समझो, अपने को इसी बात को कंट्रोल करना है। उसने बोला
ठीक है, बट अपना जो कर्म है, मेरा कर्म पढ़ाना है, तुम्हारा कर्म भी पढ़ना है, उसको पूरा करेंगे हम लोग। ना तुम पीछे हटोगे ना मैं पीछे हटूंगा। आई बात समझ में? फौज में क्या चीज कही जाती? इफ डेथ कम्स बिटवीन योर मिशन, किल द डेथ एंड कंप्लीट द मिशन। अगर मृत्यु भी तुम्हारे मिशन के सामने आ जाए ना, मृत्यु को मार के भी अपना मिशन कंप्लीट करके आना, कुछ भी हो जाए अंतिम सांस तक। इस माइंडसेट को दिमाग में रखो, ठीक है? उसने बोला अपन डिस्टर्ब है, वॉट एवर द थिंग्स ही सेड, अपन पढ़ेंगे, ठीक है? अपना कर्तव्य अपन पूरा करेंगे, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। याद रखना, गांधी जी संविधान सभा के पार्ट नहीं थे। क्यों? गांधी जी ने क्या बोला? देखो, मेरा जो चीज है, मेरा जो मेजर मोटिव था, वो देश को आजाद कराने का था, देश को आजाद कराने का था। उसके बाद मेरा कोई दूसरा मेजर मोटिव नहीं कि मैं ये करवाऊं या वो करवाऊं। और पता है महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था? महात्मा गांधी जी ने बोला कि देश को आजाद करवाने के बाद कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। पता है चीज आपको? ये महात्मा गांधी जी ने खुद कहा था कि कांग्रेस की जरूरत नहीं, इसको भंग कर देना चाहिए। गांधी जी ने खुद ने कहा है, और इसलिए उन्होंने अपने आप को संविधान सभा सबसे बहुत ज्यादा दूर रखा था। अब संविधान सभा की पहली मीटिंग के बारे में अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत समय है अपने पास, तो उसके बारे में बात करना जरूरी है। अब संविधान सभा बनके तैयार कब होगी? 6 तारीख को बनकर तैयार हो जाती संविधान सभा। अब संविधान सभा की पहली मीटिंग होती, पहली मीटिंग भाई संविधान सभा की, भाई साहब सब उत्साहित हैं। पहली मीटिंग कब हो रही है? 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग, 3 दिन बाद करते हैं। 9 तारीख को संविधान सभा की पहली मीटिंग यहां पर होती है। कहां पर हो रही साहब? दिल्ली के अंदर होगी मीटिंग। दिल्ली में क्यों? दिल्ली भाई देश की राजधानी, इतने इंपॉर्टेंट जगह, दिल्ली में तो होगी, कहां करेंगे? नहीं तो दिल्ली में करी मीटिंग। 9 तारीख को दिल्ली के अंदर मीटिंग होती है संविधान सभा की। पहली मीटिंग है साहब, 211 मेंबर्स आए, सब बड़े उत्साहित, कह रहे भैया मीटिंग है हमारी, संविधान बनाएंगे, सब बड़े उत्साहित हैं। अब दिक्कत यहां पर यह आ गई कि देखो, कोई भी ग्रुप अगर ये संविधान सभा है, अब संविधान सभा का एक प्रेसिडेंट तो होना चाहिए ना, जो रेगुलेट करे संविधान सभा को, जिसकी बात लोग माने। अब सबने तय किया कि हाँ भैया संविधान सभा एक ग्रुप है, जैसे अपना ग्रुप होता है, ग्रुप का एक लीडर होता है, वैसे संविधान सभा के बारे में बोला कि यार संविधान सभा है तो संविधान सभा के अंदर एक प्रेसिडेंट भी होना चाहिए, जो संविधान सभा को लीड करेंगे, उनकी बात सब मानेंगे। तो सबने बोला कि देखो प्रेसिडेंट हमारा इलेक्टेड होगा, मतलब हम सब मिलकर प्रेसिडेंट को चुनेंगे। मान लो संविधान सभा के अंदर 100 लोग हैं, तो 100 लोग मिलकर चुनेंगे कि साहब हमारा प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए संविधान सभा का। चलो ये बात भी तय है, ठीक है, चुन लेना। पर दिक्कत ये साहब कि पहली मीटिंग में प्रेसिडेंट किसको बना दें? बिकॉज पहली मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए भी तो कोई ना कोई प्रेसिडेंट होना चाहिए ना। बिना प्रेसिडेंट के मीटिंग स्टार्ट ही नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। अरे बिना कैप्टन के मैच कैसे खेलेंगे? वही बात यहां पर होगी। और अगर मान लो पहली मीटिंग में इलेक्शन करवाना भी, तो इलेक्शन करवाने के लिए भी तो प्रेसिडेंट चाहिए। अरे कोई आदमी तो चाहिए प्रेसिडेंट के तौर पर जो इलेक्शन करवाएगा। तो तय किया गया कि अपन फ्रांस की परंपरा को निभाएंगे। फ्रांस, द ब्यूटीफुल कंट्री, बोले फ्रांस की परंपरा को निभाया जाएगा। फ्रांस के अंदर क्या परंपरा थी? फ्रांस में परंपरा थी बच्चा कि जब भी कोई ऐसी बहुत बड़ी मीटिंग होती थी, या बहुत बड़ी कोई मीटिंग हो रही है, कोई नया ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, तो उसकी पहली मीटिंग में जो उस मीटिंग में सबसे एक्सपीरियंस्ड आदमी है, बहुत एक्सपीरियंस है जिसको, और जिसकी एज भी है साहब, बुजुर्ग आदमी भी, और एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, उस आदमी को इस मीटिंग का टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाते थे। याद रखना, परमानेंट नहीं बनाते थे। क्या बनाते थे? उस मीटिंग का टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया जाता था। ध्यान से मेरी बात सुनना, टेम्पररी, टेम्पररी मतलब भाई एक मीटिंग के लिए, दूसरी मीटिंग में इलेक्शन करवा लेंगे और परमानेंट चुन लेंगे, बट एक मीटिंग के लिए साहब तुम प्रेसिडेंट बनोगे। इसे कहा जाता है टेम्पररी प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। अब हमने भी ये करा, बोले हम भी इस परंपरा को निभाएंगे। हम डिलेमा में है, डिलेमा मतलब कंफ्यूजन के अंदर। चलो इस परंपरा को निभाया जाए, परंपरा निभाई जाती है। और इस परंपरा को निभाने के बाद आप देखेंगे एक बड़े महान व्यक्ति, जिनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनके बारे में लोग जानते नहीं, बट बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत ज्यादा दिमाग वाले आदमी। क्या नाम है इनका? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा, इनको संविधान सभा का प्रोविजनल प्रेसिडेंट मतलब टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। तो सवाल यहीं से आता है बेटा कि संविधान सभा के टेम्पररी प्रेसिडेंट यहां पर कौन थे? तो याद रखिएगा, टेम्पररी प्रेसिडेंट संविधान सभा के यहां पर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया बच्चा? यहां तक क्लियर हो गया? हम सच्चिदानंद सिन्हा जी के बारे में बात करें, यहां तक क्लियर हो गया बच्चा? समझ में आ गया किनके बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? गॉट माय पॉइंट? समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अभिषेक सर, आपकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट क्या है? अरे भाई साहब ओके, बहुत सारे हैं यार। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। तुम्हारी क्लास भी है ना, तुम्हारी क्लास भी, आज लैग भी आ गया था थोड़ा सा। इतना काफी आज के लिए? ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपन। संविधान सभा की असेंबली के बारे में बात करेंगे, फिर अपन ड्राफ्टिंग कमेटी और इन सब के बारे में बात करेंगे। रिवीजन कर लेना बच्चा, ठीक है? अब पढ़ाई वढ़ाई करो,
ठीक है, जो भी सुना तुमने उसको, गुस्से को भूलो अब थोड़ा सा। नेक्स्ट क्लास के लिए मूव ऑन करना जरूरी है अपने को, ठीक है, एक ही जगह पर स्टक नहीं रह सकते। क्लियर हो गया बच्चा? ठीक है, चलो क्लियर हो गया, करेक्ट, समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है बच्चा, पढ़ाई करो यार। ये जो चीजें हैं ना बच्चों के दिमाग में आ रही, कोई कुछ बोल रहा है, सोचो हम किस कंडीशन से गुजर रहा है हमारा नेशन। नेशन नीड्स यू, दिल की बात बोल रहा हूं, नेशन नीड्स यू। तुम्हारे जैसे लोग चाहिए देश को। तुम एनडीए क्लियर करोगे नहीं करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूनिफॉर्म तुमको मिले ना मिले बच्चा, जहां भी जाओ ना देश को सबसे ऊपर मानना, क्योंकि देश को नीचे मानने वाले लोग बहुत सारे बैठे हैं इस देश के अंदर। तुम जहां भी जाओ, पुलिस के अंदर तुम जाओ, तुम टीचर बन जाओ, तुम कहीं भी जाओ यार, तुम कहीं भी जॉब करो, देश के बारे में हमेशा सबसे पहले सोचना, खुद से भी पहले सोचना बच्चा। तुम्हारा मोटिव ये होना चाहिए। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? बिकॉज तुम समझ रहे हो कितनी मुश्किलों से देश गुजर रहा है। आज से 5 साल बाद क्या होगा मेरे को लिटरली नहीं पता, मतलब सोच के घबरा रहा हूं मैं। चीजें यहाँ पर ये चीजें चल रही, मतलब सोचो डिफेंस की क्लास है, फौज में के अंदर जाने के लिए बच्चे यहाँ पर आते हैं, यहां तक ये चीज पहुंच चुकी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। तुम जहां भी हो ना, तुम ऑलरेडी एक वॉरियर हो, तुम एक फौजी ऑलरेडी बन चुके हो, इस बात को समझ के चलना। केवल तुमको यूनिफॉर्म अपने ऊपर डालनी है, दैट्स इट। तुम्हारा माइंडसेट वैसा हो चुका है, ये मैं जानता हूं, और इसी माइंडसेट के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना बच्चा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं अपन। ध्यान रखो बच्चा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।